अब आज का के जो राष्ट्रीय महासचिव है बुद्धमित मुसाफिर, मैंने उनको कई बार सुना है, हमेशा बड़ा पॉजिटिव उनकी थॉट रहती है, पॉजिटिव सोच में वो बात करते हैं। आज भी जब सुबह हमने उनसे बात की तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में बताया कि वो बुद्धा बोधिसत्व सेंटर जो बन रहा है, क्योंकि वो ऐतिहासिक धरोहर बन रही है, समाज के पैसे से बन रही है। तो थोड़ा सा हमें बताएं ये सोच पैदा कैसे होती है? अभी कुछ दिन पहले आपने समता आवाज़ टीवी पर एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एटा, उत्तर प्रदेश के एटा में हमारे एक सम्मानित प्रबुद्ध भाई ने बुद्ध विहार के लिए अपनी करोड़ों की ज़मीन जो है वो धम्म दान कर दी। उस प्रकरण में, उस परिप्रेक्ष्य में मेरे साथ इस समय मेरे दो प्रबुद्ध साथी बैठे हैं जिन्होंने क्या नाम था उनका, जिन्होंने ज़मीन दी? श्रद्धेय प्रेम नारायण, जिन्होंने श्रद्धेय प्रेम नारायण जी को तथागत बुद्ध और बाबा साहब के मिशन के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वो एक बुद्ध विहार अपने आने वाले कल के लिए अपनी ज़मीन पर बनाएं, जिससे कि जो मैसेज है वो समाज तक जाए। इसी कड़ी में हमारे साथ दो हमारे साथी बैठे हैं। पहले मैं लेकर चल रहा हूँ आदरणीय भानु प्रताप जी के पास, जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के एटा से जिलाध्यक्ष हैं। और एटा से ये बड़ी खबर है तो उनकी जिम्मेदारी में भी आता है कि उस खबर के बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। भानु प्रताप जी, पहले तो स्वागत है समता आवाज़ टीवी में आपका। सम्मानित साथियों, मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं बहुत ही साधुवाद व्यक्त करना चाहूँगा परम श्रद्धेय मनोज अंतानी जी का, कि आपकी वजह से आज एक मिशन की छोटी सी बात को भी बड़े स्तर पर मौका मिल रहा है, लोग उसको देख पा रहे हैं। क्योंकि अब तक लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन मनोज अंतानी जी के अथक प्रयासों से बने इस समता आवाज़ टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज बड़े बड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यक्रमों को भी बड़े स्तर पर दिखा करके समाज के दूर दराज बैठे हुए लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि लोग इस तरह से मिशन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से समस्त जनपद एटा वासियों की तरफ से आदरणीय मनोज अंतानी जी, समता आवाज़ टीवी के जो ब्यूरो चीफ हैं, मैं आपका हृदय तल से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका संगठन दिन रात तथागत बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। सम्मानित साथियों, कि ये जो दान करना जो बात होती है वह एक छोटी सी बात नहीं है और बहुत ही कम समय में कोई भी व्यक्ति अपनी बहुमूल्य चीज़ को दान कर दे, यह भी संभव नहीं है। इसके लिए निश्चित ही बहुत लंबे समय से प्रयास करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, जनपद एटा में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के साथ ही साथ और भी संगठन जो हैं वह भी जनपद एटा में कार्य कर रहे हैं और अनवरत कार्य करने की वजह से ही प्रेम नारायण जैसे बहुत ही महान धम्मदानदाता जन्म ले रहे हैं। अभी आज जो प्रेम नारायण जी द्वारा अपनी भूमि का जो एक टुकड़ा 1 बीघा 1 विसा जगह जो दान किया गया है, इससे पहले हमारे अपने ही जनपद एटा के अंदर वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ने, जो हमारे बहुजन समाज से ही आते हैं, रविंद्र कुमार जी, जो जनपद एटा से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर गांव स्थित है मानिकपुर, वहां उन्होंने सबसे पहले अपने 5 विषय जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिशन को समर्पित की। और वहां पर आवाज़ का टीम ने बहुत ही कम समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क की स्थापना की और वहां पर बाबा साहब की एक आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका बहुत ही बड़े स्तर पर परम श्रद्धेय मनोज अंतानी जी द्वारा टेलीकास्ट किया गया और उसे अंतर्राष्ट्रीय खबर के रूप में प्रचारित भी किया और लोगों ने दूर दूर से हम लोगों का उत्साहवर्धन किया और प्रेरित भी हुए। उसी के चलते उसके बाद तुरंत ही कुछ महीनों बाद ही यह जनपद एटा में प्रेम नारायण जी द्वारा अब 1 बीघा 1 विसा जगह दान की गई है और जो भारतीय बौद्ध महासभा को समर्पित है। और उसके तहत भारतीय बौद्ध महासभा, आवाज़ का और भी विभिन्न प्रकार के जो संगठन हमारे जनपद एटा में काम कर रहे हैं और मिशनरी बुद्धिजीवी लोग भी कार्य कर रहे हैं, वह सबके सहयोग से हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनाने जा रहे हैं। और बुद्ध विहार के साथ साथ वहाँ पर एक शैक्षिक संस्थान भी तैयार किया जाएगा जिसमें लोगों को बुद्धिज्म और अम्बेडकराइज्म
और मिशन को कैसे कार्य किया जाए, उनको कैडर भी दिए जाएंगे, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसलिए एक बड़े उद्देश्य के तहत हम ये कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को सफलतम बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय से हम लोग अनवरत कार्य करते हैं। पहले हम लोग अपनी नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद जो समय बचता है शाम का, उसमें हम गांव-गांव में जाकर के बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद निश्चित ही जब समाज के लोगों को पता चलता है कि आज हम जो कुछ भी हैं, हम पर जो कुछ भी है, यह जो चाहे भूमि का टुकड़ा हो, चाहे तन पर जो कपड़ा हो या रहने वाला जो मकान है, वह सब बाबा साहब की देन है। ये शान शौकत भरी ज़िंदगी सब बाबा साहब की देन है। तो क्यों ना हमें भी बाबा साहब के लिए कुछ करना चाहिए। और इस तरह से जब बहुजन समाज के लोगों का ज़मीर जगता है तो ऐसे निर्णय जो सराहनीय, अनुकरणीय हैं, लोग इनसे बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसे निर्णय ले लेते हैं और अनाथ पिंडक जैसे महान दानी बन जाते हैं, जैसा प्रेम नारायण गौतम बौद्ध जी द्वारा किया गया। तो साथियों, बौद्ध धर्म में दान की जो पारमिता है उसको बड़े उत्कृष्ट तरीके से बताया गया है। समाज को प्रेरित किया गया है कि जब आप दान देंगे, उससे जो निर्णय निकल कर आएंगे, उससे जो ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक स्थल निकल कर आएंगे, हमारे पूज्य भंते जी के माध्यम से, हमारे समाज सेवियों के माध्यम से, हमारे राजनीतिक गुरुओं के माध्यम से, सामाजिक लोगों के माध्यम से, क्योंकि दान के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। इसी बारे में हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, इस पूरे मामले को, जैसे कि अभी बौद्ध साहब ने बताया कि रविंद्र वाल्मीकि जी ने अपनी ज़मीन दान दी थी, उसमें भी आपका संगठन और आपने स्वयं ने और भानु प्रताप जी ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया था। और इस बार भी आप सभी लोगों के माध्यम से एक ऐतिहासिक स्थल बनने जा रहा है एटा में। तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय बड़े भाई श्रद्धेय मनोज अंतानी जी, संपादक समता टीवी चैनल, मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूं जो आपने अपनी बात कहने का मौका मुझे दिया। और आदरणीय भानु प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष हबाज का एटा, उनका भी साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से बहुत अच्छे लोगों को प्रेरित करने के बाद उनको दान के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपनी भूमि बुद्ध विहार बनाने के लिए दान में दी। दरअसल बाबा साहब का मिशन, उनका जीवन संघर्ष, तथागत बुद्ध का जीवन, उनका धम्म, यदि हम किसी आदमी को सरलता से समझा देते हैं तो उसको जीवन में फिर कुछ और समझने के लिए बचता नहीं है। जिस दिन हम उनको समझाने के लिए तत्पर हो जाएंगे, उस दिन वो लोग समझ जाएंगे। दान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दान दो प्रकार का होता है धम्म के अनुसार, कच्चा दान और पक्का दान। कच्चे दान का अर्थ ये है कि जैसे हमने किसी को, राह चलते आदमी को पैसा दे दिया, हमने उसको कोई ऐसी चीज़ दे दी जिसे बेच करके वो उसको कैश कर सकता है, उससे फिर वो शराब पिएगा, कुछ अन्यत्र चीज़ खाएगा जिसकी वजह से वो बीमार हो जाएगा, समाज में भ्रांति फैलाएगा, समाज को गंदा करेगा, तो उसको कच्चा दान कहते हैं। और कच्चा दान करने से आदमी पाप का भागीदारी बनता है। पक्का दान ये है कि उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, उसको चप्पल पहना दी जाए, उसके तन पे कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा पहना दी जाए, ठंड लग रही है तो उसको स्वेटर दे दिए जाए, उसको ओढ़ने के लिए चादर दे दी जाए, भूख लगी है तो उसको खाना दे दिया जाए जिससे उसका पेट भर जाए। ये पक्का दान है। भूमि का दान उन्होंने किया है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ऐसी तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है, बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो वो संदेश एक जाता रहेगा, उनका नाम हमेशा लिया जाता रहेगा कि ये ज़मीन जो है आदरणीय प्रेम नारायण जी के द्वारा दी गई थी, धम्म दान के रूप में दी गई थी। तो ये एक प्रेरणा स्रोत है और उस पर बहुत बड़ी इमारत भविष्य में बनेगी। तो दान के बारे में विस्तृत रूप से मैं फिर दोबारा बताऊंगा, लेकिन उन्होंने आदरणीय प्रेम नारायण जी मेरे लिए
और समाज के लिए, संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने धम्म दान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। उनसे प्रेरित होकर के और लोग भी धम्म दान करेंगे, जिससे हमारा समाज, हमारा मिशन, अब्बास का परिवार आगे बढ़ेगा। साथियों, ये जो दोनों भाई मेरे दाएं और बाएं बैठे हैं, ये उसी पढ़े लिखे समाज का हिस्सा हैं जिसका आप हिस्सा हैं। ये उन्हीं सरकारी कर्मचारी संगठन के लोग हैं जिसमें हमारे समाज के करोड़ों लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। हमेशा एक बहाना सुनने को मिलता है सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि हम नौकरी करते हैं, घर परिवार देखते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। ये सोच कहाँ से आती है कि हम किसी को प्रेरित करें कि वो अपनी कुछ ऐसा धमदान करके जाए जिससे कि आने वाले भविष्य को एक धरोहर मिले। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे कि सम्राट अशोक के बाद बसपा सरकार ने जो कार्य किए हैं, वो कार्य आने वाले कई हजार वर्षों तक भारत देश के अंदर एक अनुकरणीय कार्य के रूप में या बहुजन समाज की धरोहर के रूप में देखा जाएगा। यहाँ पर मैं भानु प्रताप जी के साथ जुड़ूंगा दोबारा। भानु प्रताप जी, ये जो प्रेरणा है मिलती कहाँ से है? अभाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बुद्धमुत मुसाफिर, मैंने उनको कई बार सुना है, हमेशा बड़ा पॉजिटिव उनकी थॉट रहती है, पॉजिटिव सोच में वो बात करते हैं। आज भी जब सुबह हमने उनसे बात की तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में बताया कि वो बुद्धा बोधिसत्व सेंटर जो बन रहा है, क्योंकि वो ऐतिहासिक धरोहर बन रही है, समाज के पैसे से बन रही है। तो थोड़ा सा हमें बताएं, ये सोच पैदा कैसे होती है जिससे हमारे और भी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाभान्वित हो सकें और वो भी अपने आप को इस सोच के साथ जोड़ सकें। जब तक एक सोच नहीं होती तब तक किसी भी व्यक्ति का जीवन अपने आप में अपूर्ण है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। और यह सोच आती कहाँ से है, तो उसके लिए देखिए, हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, भारत के गौरव रहे जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं वो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने कहा कि यदि मरने के बाद भी जीवित रहना है तो कुछ करने लायक लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना, यदि बाद मरने के जीवित रहना है। तो जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, जब हम महापुरुषों का अच्छे जो हमारे गौरव हैं भारत के, उनका जब लिटरेचर पढ़ते हैं, उनके जब इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमारी एक बहुत ही अच्छी सोच तैयार होती है। उसी तरह से बाबा साहब, अब बात कर्मचारियों की आती है, जैसा अभी पूछा गया, तो देखिए बाबा साहब ने सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि मेहनत मजदूर, रोज़मर्रा के साथ जीवन यापन, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, किसान, व्यापारी, छात्र छात्राएँ, युवा और नौकर पेशा, सबके लिए बाबा साहब ने किया। बल्कि इस देश पर बाबा साहब का बहुत बड़ा ऋण है कि उन्होंने छोटे छोटे लेकर के बड़े तक प्रत्येक व्यक्ति का अपने संविधान में ख्याल रखा और सबको अधिकार दिए। उन अधिकारों के चलते आज हम लोग संपन्न हैं। तो हमें अब किसी भी कीमत पे बाबा साहब की उन बातों को नहीं भूलना है जो बाबा साहब ने अपने जीते जी जिन पीड़ाओं को रखा, उन्हें तो विशेष कर याद रखने की ज़रूरत है। मुझे आज भी वह बात बड़ा कचोटती है कि 18 मार्च 1956 को जब बाबा साहब आगरा आए तो उन्होंने वहाँ उनकी सभा में देखा कि उनके सामने बेचारे गरीब, किसान, मजदूर, कामगार लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन वहाँ कर्मचारियों की बहुत कमी थी। तो मंच से खड़े होकर के बाबा साहब कम से कम 5 मिनट रोए, उनकी आंखों से आंसू आए। तब उन्होंने कहा कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम फटे कपड़ों में मेरे सामने खड़े हुए हो, तुम्हारे लिए तो मैं अभी बहुत कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जिनके लिए मैंने किया वह क्लर्कों की फौज कहाँ है, वह कर्मचारी अधिकारियों की फौज कहाँ है जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। तब उन्होंने रोते रोते कहा कि आप लोगों ने तो मेरा हमेशा साथ दिया है, लेकिन यदि मुझे अगर किसी ने धोखा देने का काम किया है तो मेरे समाज के पढ़े लिखे और कर्मचारी अधिकारी लोगों ने मुझे धोखा देने का काम किया है। तो यह जो बात है बाबा साहब की, वह बात मुझे हमेशा कचोटती है
मेरे संगठन के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को कचोटती है, मेरे समाज के, मेरे देश के, मेरे बहुजन समाज के हर उस कर्मचारी अधिकारी को कचोटती है जो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। अपना माइंड उसने सेट कर लिया है कि कहीं मैं बाबा साहब की उस बात का, उस गाली का भागीदार ना बन जाऊं, उस पीड़ा का कहीं भागीदार ना बन जाऊं। इसलिए मुझे अपने जीवन में से वक्त अवश्य निकालना है कि बाबा साहब के जीते जी जो लोग नहीं कर सके वह भी हमारे पूर्वज ही रहे होंगे, लेकिन आज हम उनकी संतानें हैं। हमें उनकी उस पीड़ा को समझते हुए आज हमें अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है और उनके मिशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम सब लोगों को सक्षम बनाए और हम लोग इस लायक हैं भी कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। उसी के चलते हम लोगों ने यह प्रण किया है कि जिस चीज़ की कमी है आज हम देख रहे हैं, यदि हम किसी अन्य व्यक्ति से पूछें, जैसा कि आज के समय में हम देख रहे हैं, आज सत्ता पक्ष पर हावी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और उसको मैं मुखर होकर कह सकता हूं कि आज उसको बनाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वह भी एक सामाजिक संगठन का है, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम से जानते हैं। बहुत ही मेहनती संगठन, बहुत अनुशासित संगठन, जिसका एक एक कार्यकर्ता बहुत मेहनती है और काम कर रहा है। उसका अपना एक मुख्यालय है जहां से वह रणनीति बनाते हैं, अपने लोगों को समझाते हैं और वह उनके कार्यकर्ता पूरे देश में काम करते हैं। तो क्यों ना हमें उनसे कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। तो उनके इस कार्य को देखते हुए हम लोगों ने भी सोचा क्यों ना डॉक्टर अंबेडकर हमारे इस देश के एक ऐसे अतुलनीय हीरे हैं, एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने इस देश को बहुत बड़ी ऐसी पुस्तक, ऐसा ग्रंथ दिया जिसकी वजह से यह देश चल रहा है। तो क्यों ना उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक हमें भी केंद्र का स्थापना करना चाहिए। और उसी के तहत हम, हमारे राष्ट्रीय महासचिव परम सद्य बुद्धमित मुसाफिर सर ने अभी लॉकडाउन में देखा कि हम सभी लोग प्राकृतिक आपदा के चलते घरों में बंद से हो गए, लेकिन कोई कार्य मिशन का घर से बाहर करके नहीं निकल सकते। तो ऐसे में क्यों ना घर में रह करके कोई कार्य हो सकता है तो किया जाए। तो सोचा कि हम सभी लोगों का अच्छे से वेतन वगैरह आ रहा है और भी कार्य कर सकते हैं, तो एक इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना किया जाए। तब सारनाथ को चूज किया, प्रस्ताव लाया गया और इंटरनेशनल सेंटर को बनाने पर हम सब लोग राजी हुए और उसके लिए अनवरत पिछले लॉकडाउन से लेकर के अब तक हम लोग कार्य कर रहे हैं। और 14,000 स्क्वायर फीट जगह लेने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, जिसमें 8,000 स्क्वायर फीट जगह हम खरीद चुके हैं। 6,000 स्क्वायर फीट जगह खरीदने के लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं और युद्ध स्तर पर उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और यहाँ गुजरात में आकर के भी हमने यहाँ एक चिंतन शिविर किया है 4 दिवस का, और उसमें हम लोग एक अच्छा निर्णय लेकर के जाएंगे कि इस 6,000 स्क्वायर फीट ज़मीन को भी कैसे खरीदा जाए। तो लगातार हम लगे हुए हैं और सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि इस केंद्र को बनाने के लिए आप सभी लोग बाबा साहब के वंशज हैं। बाबा साहब की इस देश पर बहुत ही उपकार है। जहाँ भी दूर दराज बैठे हुए अपने स्तर से इस केंद्र के लिए अपना योगदान करें और जो योगदान कर रहे हैं उन लोगों का मनोबल बढ़ाएं, उनका उत्साहवर्धन करें, ताकि यह केंद्र जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो और हम भी डॉक्टर अंबेडकर मिशन के लिए एक रणनीति बनाएं और उस रणनीति पर समाज के गरीब तबके के उन लोगों को भी जो वंचित हैं, विभिन्न अधिकारों से अभी युक्त नहीं हैं, उन तक वह रणनीति पहुँचे और उन माता पिताओं के सपनों को भी साकार किया जा सके। वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और अच्छे पदों पर पहुंचाएं और वह भी आगे चल के समाज उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर जी एवं विभिन्न महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि प्लीज़ कृपया सभी लोग इस केंद्र को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान आर्थिक रूप से भी सहयोग करें, शारीरिक रूप से भी सहयोग करें। समाज में जहाँ कहीं भी उठते हैं इसका चर्चा अवश्य करें, क्योंकि देश में एकमात्र केंद्र बनने जा रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजनों के वैचारिक केंद्र की बात की गई है इस वीडियो में, और इससे पहले भी आपने बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर, जब आप समता आवाज़ टीवी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उससे संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ आपको समता आवाज़ टीवी पर मिलेंगी। इस वीडियो को दिखाने का मेरा मात्र इतना सा उद्देश्य था कि पूरे देश में जहाँ जहाँ बहुजन समाज है और सक्षम है वो इस तरह के दान जरूर करे। और जैसा कि भानु प्रताप जी ने, डॉक्टर साहब ने बताया कि बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर की उपयोगिता, क्यों ना जो हमारे विपक्षी दल हैं या जिससे हमारी वैचारिक लड़ाई है, जिससे हमारी वैचारिक दूरियां हैं या जो हमको आगे नहीं आने देता है,
हम भी उसी की तरह सोचें, क्योंकि उसकी तरह सोचेंगे तो उसकी तरह बनेंगे और उससे आगे निकल पाएंगे। इसीलिए बुद्धा बोधिसत्व सेंटर का निर्माण सारनाथ में किया जा रहा है। सारनाथ ही क्यों, ये भी बताइए थोड़ा सा। पूरे भारत देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा सकता था। जैसे कि विशेषकर लोगों के मुख पर रहता है कि भारत की जो राजधानी है वह दिल्ली है। जी। दिल्ली से लोगों का जुड़ाव बहुत रहता है, तो क्यों ना इस सेंटर का निर्माण दिल्ली में किया जाता है, ऐसा भी लोगों के माइंड में विचार आ जाता है। बहुत सारे लोगों के माइंड में विचार आ जाता है कि क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों का आना जाना तो आगरा में भी रहता है, तो आगरा में क्यों नहीं हुआ, या नागपुर या अन्य अच्छी जगहों पर और भी हैं जहाँ पर क्यों नहीं किया गया, लेकिन सारनाथ में ही क्यों किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके पीछे मैं सभी देशवासियों को बताना चाहूँगा कि सम्मानित साथियों, सारनाथ एक ऐसा स्थान है जो तथागत बुद्ध से शुरू होता है। तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त बोधगया में किया, तो बोधगया में जब ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो उनके जो 4 साथी जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वह उन्हें उनकी अधूरी तपस्या के साथ ही वो छोड़ करके चले आए थे सारनाथ में। जब उनको पता चला, जब ज्ञान की प्राप्ति, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ये किसको बताऊं, तो वह सबसे पहले उन्होंने यही सोचा कि जो साथी मेरे साथ थे, जो किसी तरह से मेरी बात को नहीं समझ सके, क्यों ना मैं यह ज्ञान जो प्राप्त हुआ है वह सीधा अपने सबसे पहले उन शिष्यों को सुनाऊं और उनको बताऊं कि यह मार्ग, ये जो शांति का मार्ग मुझे प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उनसे शेयर करूं। तब वो सारनाथ पहुंचते हैं और सारनाथ में अपने उन 4 शिष्यों को उपदेश देते हैं, उस ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो यह इसलिए भी महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि तथागत बुद्ध का यहाँ प्रथम उपदेश अपने शिष्यों को दिया गया। दूसरा, हमारे जो मसीहा हैं, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका यहाँ पर अंतिम भाषण हुआ था, जहाँ उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जीवित होता है और जीते जी अपना जीवन यापन करता है और उसके बाद मर जाता है, उसके साथ उसका विचार भी मर जाता है। उस बात का खंडन करते हुए, जो आम धारणा पर लोग कहते हैं, उसका खंडन करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि एक व्यक्ति जन्म लेता है, अपना जीवन यापन करता है, एक अपने विचार को के तहत चलता रहता है और अंत में वह मर जाता है, लेकिन उसका विचार जीवित रहता है और जीवित तभी रह सकता है जब उनके अनुयायी उनके विचारों का प्रचार अनवरत करते रहें। जैसा कि हम एक वृक्ष लगाते हैं और वृक्ष को लगाने के बाद यदि हम भूल जाएं तो वह कुछ दिनों के बाद सूख जाता है, उसी तरह से व्यक्ति के विचार भी उसके मरने के कुछ दिन बाद मर जाते हैं यदि उनके अनुयायी वृक्ष को सींचने की तरह उनके विचारों का प्रचार प्रसार न करें। तो यह उनका अंतिम भाषण सारनाथ में हुआ था। इसलिए बाबा साहब और बुद्ध से जुड़ा हुआ यह स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्र से ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, क्योंकि बुद्ध को भारत से ज़्यादा अन्य देशों में जाना जाता है, अन्य देशों में बुद्धिज्म को माना जाता है, उनके आचरण को उनके रास्ते पर बताए हुए मार्ग पर चला जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी इस धरती को नमन करते और यहाँ पर आते रहते हैं सारनाथ में। इसलिए इस जगह का चयन किया गया है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं, और भी बहुत छोटे छोटे कारक हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण कारकों पर मैंने प्रकाश इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर सेंटर बनेगा तो निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमें अपने देश में बुद्धिज्म और बाबा साहब और महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने में ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छी रणनीति बनेगी। तो साथियों, जैसा कि दोनों मेरे साथियों ने बताया कि बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर जो सारनाथ में बन रहा है, हालांकि उसका प्रचार प्रसार अभी तक हमने युद्ध स्तर पर नहीं किया है। 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद निष्कर्ष निकलेगा। राष्ट्रीय कोर कमेटी हमें बताएगी कि किस तरह से उसका हमें प्रचार करना है, या उसके लिए आर्थिक जो संसाधन हैं उसके लिए भी हमें हमारे देश की जनता से अपील करनी है। उसके क्या अकाउंट्स नंबर होंगे, किस तरीके से वो आर्थिक संसाधन की खबर हम आप तक पहुंचा पाएंगे, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि बॉस साहब ने बताया कि जब हमारे वैचारिक जिनसे हमारी वैचारिक लड़ाई हैं वो अपने एक सेंटर से पूरे देश को केंद्रित कर सकते हैं, तो हम बहुजन क्यों नहीं? क्या आपके पास किसी भी एक ऐसे बहुजन वैचारिक केंद्र का नाम है दिमाग में? तो ज़रूर कमेंट
सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नहीं तो जो वैचारिक सेंटर सारनाथ में बन रहा है उसके प्रचार प्रसार के लिए आर्थिक रूप से भी सक्षम जो लोग हैं वो भी इसके अंदर मदद करेंगे। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, आपने जो राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं हूं गुजरात से अपने सहयोगी रणवीर अंतानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने